नमस्कार साथियों, मैं हूं मिस्टर ब्लैक और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मिस्टर ब्लैक हॉरर में। साथियों, कहते हैं कि डॉक्टर इस दुनिया में भगवान का दूसरा रूप होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी डॉक्टर ने किसी जिन्न का इलाज किया हो? हम तो यही सोचते हैं कि जिन्न के पास हर ताकत होती है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उसे एक इंसानी डॉक्टर की जरूरत पड़ गई? आज की ये डरावनी कहानी एक फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट की है और मैं इस कहानी को उन्हीं के नजरिए से आपके सामने रख रहा हूं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू हो रही है ये डरावनी कहानी। मेरा नाम शालिनी वर्मा है और मैं पेशे से एक गायनेकोलॉजिस्ट हूं। मैं ये कहानी किसी रोमांच के लिए नहीं, बल्कि इसलिए सुना रही हूं क्योंकि अगर मैं इसे शब्दों में नहीं ढालूंगी तो शायद मैं खुद ही यकीन नहीं कर पाऊंगी कि मेरे साथ जो हुआ था वो सच था। ये घटना उस समय की है जब मैं अपनी जिंदगी की पहली सरकारी पोस्टिंग पर थी और मेरे अंदर एक नए डॉक्टर का आत्मविश्वास और घमंड दोनों मौजूद थे। साल 1988 था और मेरी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के पास बने एक पुराने खाद कारखाने के अस्पताल में हुई थी। वो खाद कारखाना अपने आप में ही अजीब था, क्योंकि दिन में वहां मशीनों का शोर और लोगों की आवाजें रहती थीं, लेकिन रात होते ही पूरा इलाका किसी सुनसान कब्रिस्तान जैसा लगने लगता था। कारखाने के साथ ही कर्मचारियों की एक छोटी सी कॉलोनी बनी हुई थी, जिसमें ज्यादातर क्वार्टर पुराने, एक जैसे और थोड़े जर्जर हालत में थे। उसी कॉलोनी के बिल्कुल आखिरी सिरे पर मुझे एक क्वार्टर मिला था, जो बाकी घरों से थोड़ा अलग और ज्यादा शांत जगह पर बना हुआ था। मेरे क्वार्टर के ठीक पीछे से ही घना जंगल शुरू हो जाता था, जहां दिन में भी धूप मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। रात के समय उस जंगल से अक्सर ठंडी हवा आती थी, लेकिन वो हवा सामान्य ठंडक नहीं देती थी, बल्कि ऐसा लगता था जैसे वो किसी अनजानी जगह से होकर आई हो। कई बार रात में खिड़की के पास खड़े होकर मुझे ऐसा महसूस होता था कि हवा के साथ कोई फुसफुसाहट भी आ रही है, लेकिन मैं हर बार उसे अपने दिमाग का वहम समझकर नजरअंदाज कर देती थी। मैं इन बातों पर इसलिए ध्यान नहीं देती थी क्योंकि मैं मेडिकल साइंस में पूरी तरह भरोसा रखने वाली इंसान थी और मेरे लिए हर चीज का जवाब किताबों और तर्क में होता था। मुझे लगता था कि डर, अंधविश्वास और कहानियां सिर्फ उन लोगों के लिए होती हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते या जिनका दिमाग कमजोर होता है। अस्पताल में मेरी शिफ्ट एक बुजुर्ग कंपाउंडर के साथ लगती थी, जिनका नाम सलीम अंसारी था और जिनकी उम्र उस समय लगभग 55 साल के आसपास रही होगी। सलीम अंसारी बहुत कम बोलते थे, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी गंभीरता और अनुभव की परछाई दिखाई देती थी। वो मुझे हमेशा बिटिया कहकर बुलाते थे और मेरे हर काम को बहुत ध्यान से देखते थे, जैसे वो सिर्फ मेरी ड्यूटी नहीं बल्कि मेरी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी ले बैठे हों। एक दिन जब उन्होंने देखा कि मैं अक्सर रात को अकेले कॉलोनी और जंगल की तरफ टहलने चली जाती हूँ, तो उन्होंने मुझे बहुत सादगी से लेकिन सख्त लहजे में टोका। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे रात के समय, खासकर देर रात, अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए और जंगल की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मैंने उनकी बात सुनकर हल्की सी हंसी में टाल दिया और कहा कि ये सब पुरानी सोच और अंधविश्वास है, जिनका आज के जमाने में कोई मतलब नहीं। मैंने उन्हें साफ कहा कि मैं डॉक्टर हूं और डर या भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करती। मेरी बात सुनकर सलीम अंसारी कुछ पल चुप रहे और वो चुप्पी किसी डांट से ज्यादा भारी लग रही थी। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखकर बस इतना कहा, बिटिया, यही बात मुझे सबसे ज्यादा डराती है। उस समय मैं उनकी बात का मतलब नहीं समझ पाई और मन ही मन ये सोचकर आगे बढ़ गई थी कि बुजुर्ग लोग अक्सर बेवजह चिंता करते हैं, लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि उसी एक वाक्य में उन्होंने मुझे आने वाले हर डर की चेतावनी दे दी थी।
उस घटना से ठीक 3 दिन पहले से ही मेरे साथ कुछ अजीब होने लगा था। हालांकि उस समय मैंने उसे गंभीरता से नहीं लिया। हर रात सोते ही मुझे एक ही सपना आता था, जिसमें कोई मुझे बहुत धीमी और भारी आवाज में नाम लेकर पुकार रहा हो। वो आवाज इतनी धीमी थी कि पहले मुझे लगा जैसे वो मेरे अपने दिमाग के अंदर से आ रही हो। लेकिन जैसे जैसे रातें बीतती गईं, वो आवाज सपने से निकलकर नींद और जागने के बीच की हालत में आने लगी। मैं हर रात पसीने में भीग कर उठ जाती और मेरा दिल इतनी तेज धड़कता कि मुझे लगता था कहीं हार्ट अटैक न आ जाए। कई बार आंख खुलते ही मुझे ऐसा महसूस होता जैसे मेरे कमरे में कोई और भी मौजूद है, जैसे कोई चुपचाप अंधेरे में खड़ा होकर मुझे देख रहा हो। जब मैं लाइट जलाती तो कमरा बिल्कुल खाली मिलता था, लेकिन फिर भी वो एहसास तुरंत खत्म नहीं होता था। तीसरी रात तो हालत यहां तक पहुंच गई कि मुझे नींद आने से डर लगने लगा और मैं बेड पर लेटे लेटे सुबह होने का इंतजार करती रही। चौथी रात पूरे दिन अस्पताल में लगातार काम करने की वजह से शरीर बुरी तरह थक चुका था। आंखें अपने आप भारी होने लगीं और ना चाहते हुए भी मैं नींद की आगोश में चली गई। रात के करीब 2:30 बजे अचानक मेरे कानों में एक बहुत हल्की सी आवाज पड़ी, जैसे किसी ने बहुत धीरे से दरवाजा खटखटाया हो। पहले मुझे लगा कि शायद मैं सपना देख रही हूं, लेकिन जब वही हल्की दस्तक दोबारा हुई तो मेरी नींद पूरी तरह टूट गई। घड़ी की तरफ देखा तो लगभग 2:30 बज रहे थे और उस सन्नाटे में दीवार घड़ी की टिक टिक भी बहुत तेज लग रही थी। इतनी रात को किसी के आने का कोई तुक नहीं था, लेकिन उस समय मेरे अंदर डर से ज्यादा एक अजीब सी बेचैनी थी। बिना ज्यादा सोचे समझे मैं बेड से उठी और धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा खोलते समय मेरे हाथ हल्के से कांप रहे थे, फिर भी मैंने खुद को समझाया कि शायद कोई फैक्ट्री का कर्मचारी इमरजेंसी में आया होगा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरे सामने एक आदमी खड़ा था और उसे देखते ही मुझे एक पल के लिए अजीब सा झटका लगा। वो आदमी सामान्य इंसानों से काफी लंबा था और उसकी ऊंचाई 6 फुट से भी ज्यादा लग रही थी। उसने पूरी तरह सफेद कपड़े पहने हुए थे, जो उस अंधेरी रात में भी अस्वाभाविक रूप से साफ दिखाई दे रहे थे। उसका चेहरा बेहद शांत था, इतना शांत कि उसमें किसी तरह की घबराहट या जल्दबाजी का नामो निशान नहीं था। उसकी आंखें बहुत बड़ी थीं और उनमें एक अजीब सी चमक थी, जिसे देखकर मैं कुछ सेकंड तक नजरें नहीं हटा पाई। अजीब बात यह थी कि उसे देखकर मुझे डर नहीं लगा, बल्कि ऐसा लगा जैसे मेरा दिमाग धीरे धीरे सुन्न होता जा रहा हो। उसने बहुत शांत और भारी आवाज में मुझसे कहा कि उसकी पत्नी की हालत बहुत ज्यादा खराब है और उसे तुरंत इलाज की जरूरत है। मैंने पेशेवर तरीके से उसे जवाब दिया और कहा कि वो अपनी पत्नी को अस्पताल लेकर आए, क्योंकि रात के समय घर जाकर इलाज करना सही नहीं है। मेरी बात सुनकर उसने बस इतना कहा कि उसकी पत्नी चलने की हालत में नहीं है और घर में उसके अलावा कोई और नहीं है। उसकी आवाज में ना तो घबराहट थी और ना ही किसी तरह की मिन्नत, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले से जानता हो कि मैं मना नहीं करूंगी। आज भी मुझे समझ नहीं आता कि उस वक्त मेरी समझदारी कहाँ चली गई थी और मैंने उसकी बातों पर कैसे भरोसा कर लिया। मैं जानती थी कि एक अजनबी के साथ इतनी रात को जाना गलत है, फिर भी मेरे हाथ अपने आप मेडिकल बैग की तरफ बढ़ गए। मैंने बैग उठाया, दरवाजा बंद किया और बिना किसी को बताए उसके साथ बाहर निकल गई। जैसे ही मैं उसके पीछे चलने लगी, मेरे मन में एक आवाज बार बार कह रही थी कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रही हूं, लेकिन उस आवाज के बावजूद मेरे कदम रुक नहीं रहे थे, जैसे किसी और की मर्जी मुझे आगे बढ़ा रही हो। हम कार से कुछ दूर तक गए थे और रास्ता जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, सड़क पतली और सुनसान होती जा रही थी। चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा था और कार की हेडलाइट्स के बाहर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ मिनटों के बाद
उसने अचानक बहुत शांत आवाज में मुझसे गाड़ी रोकने को कहा। मैंने बिना सवाल किए ब्रेक लगा दिए, जबकि मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उस जगह पर कोई सड़क नहीं थी, सिर्फ मिट्टी, झाड़ियां और जंगल की घनी शुरुआत थी। उसने गाड़ी से उतरते हुए कहा कि अब आगे गाड़ी नहीं जा सकती और हमें पैदल चलना होगा। मैंने चारों तरफ देखा और पहली बार मुझे साफ साफ एहसास हुआ कि मैं किसी बहुत गलत जगह पर आ चुकी हूँ। जंगल के अंदर घुसते ही हवा अचानक और ठंडी हो गई, जैसे सूरज कभी वहां पहुंचा ही ना हो। वो आदमी मेरे आगे चल रहा था और उसकी चाल इतनी तेज थी कि मुझे उसके पीछे चलने के लिए बार बार अपनी गति बढ़ानी पड़ रही थी। मुझे ये देखकर हैरानी हो रही थी कि वो तेज चल रहा था, लेकिन सूखी पत्तियों और मिट्टी पर उसके पैरों की कोई आवाज नहीं आ रही थी। मेरे पैरों के नीचे पत्तियां चरमरा रही थीं, मेरी सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन उसके आसपास एक अजीब सा सन्नाटा बना हुआ था। कई बार मुझे ऐसा लगा जैसे वो जमीन पर चल ही नहीं रहा हो, बल्कि बस आगे खिसकता जा रहा हो। जंगल इतना घना था कि ऊपर आसमान भी दिखाई नहीं दे रहा था और अंधेरे में पेड़ों की परछाइयां अजीब शक्लें बना रही थीं। कुछ देर बाद वो अचानक रुक गया और मैं लगभग उससे टकरा ही गई। मेरी नजर सामने गई तो मैंने देखा कि हम एक बेहद विशाल और पुराने पेड़ के सामने खड़े थे। वो पेड़ इतना मोटा और ऊंचा था कि उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं और तना कई जगह से फटा हुआ था। उस पेड़ के बीचों बीच एक बहुत बड़ा छेद था, इतना बड़ा कि उसके अंदर एक इंसान आराम से खड़ा हो सकता था। उस छेद के अंदर घुप अंधेरा था और उसे देखते ही मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। वो आदमी मेरी तरफ मुड़ा और बिना किसी भाव के बोला कि हमें इसके अंदर जाना होगा। मैंने पहली बार पीछे हटने का सोचा, लेकिन उसी पल उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ छूते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने बर्फ का टुकड़ा पकड़ लिया हो, इतना ठंडा कि मेरी उंगलियां सुन्न होने लगी। उसी पल मेरे अंदर डर ने पूरी तरह जगह बना ली, लेकिन फिर भी मैं खुद को छुड़ा नहीं पाई। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है और बस उसके साथ चलते रहने को कहा। मेरे पैरों ने जैसे मेरी बात माननी बंद कर दी थी और मैं खिंचती हुई उस छेद की तरफ बढ़ गई। जैसे ही मैंने उस पेड़ के छेद के अंदर पहला कदम रखा, मुझे लगा जैसे जमीन मेरे पैरों के नीचे से खिसक गई हो। एक पल के लिए मेरी आंखों के सामने सब कुछ घूम गया और मेरे कानों में तेज भनभनाहट होने लगी। मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर बहुत हल्का हो गया है, जैसे मैं गिर नहीं रही बल्कि किसी खाली जगह में बह रही हूं। अगले ही पल जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि अंधेरी रात पूरी तरह गायब हो चुकी थी। मेरे सामने तेज रोशनी थी और आसमान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, जैसे पूरा दिन निकल आया हो। मैंने सामने देखा तो मेरी सांस अटक गई, क्योंकि वहां एक भव्य और आलीशान सफेद रंग का महल खड़ा था। वो महल इतना साफ और चमकदार था कि देखने पर यह एहसास हुआ कि इसका निर्माण किसी इंसानी हाथ से नहीं हुआ है। महल के ऊपर एक बड़ा सा गुंबद था और उससे हल्की हल्की रोशनी बाहर की तरफ फैल रही थी। जैसे ही हम महल के पास पहुंचे, हवा में एक अजीब सी खुशबू भर गई, बिल्कुल इत्र जैसी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा गहरी। महल के अंदर हर चीज असामान्य रूप से साफ थी, जैसे वहां कभी धूल या गंदगी रही ही ना हो। मैं उस जगह को देख रही थी और मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि मैं अब उस दुनिया में नहीं हूं जहां से मैं आई थी। महल के अंदर कदम रखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ऐसी जगह पहुंच गई हूं जहां समय हमारे नियमों के मुताबिक नहीं चलता। दीवारें सफेद थीं, लेकिन वो सफेदी अस्पताल की सफेदी जैसी ठंडी नहीं थी, बल्कि उसमें एक अजीब सी गर्माहट और चमक थी।
मैं जिस कमरे में पहुंची वहां एक बड़ा सा बिस्तर रखा हुआ था और उस बिस्तर पर एक औरत लेटी हुई थी। उसे देखते ही मेरे कदम अपने आप रुक गए, क्योंकि वो औरत बेहद सुंदर थी। इतनी सुंदर कि कुछ सेकंड के लिए मैं भूल ही गई कि मैं यहाँ डॉक्टर बनकर आई हूँ। उसका रंग दूध जैसा सफेद था और उसकी त्वचा पर कोई दाग, कोई झुर्री, कोई थकान का निशान नहीं था, जबकि वो साफ तौर पर 7 से 8 महीने की गर्भवती लग रही थी। उसका पेट उभरा हुआ था और उसकी सांसें हल्की हल्की तेज चल रही थीं, जैसे उसे अंदर कहीं दर्द हो रहा हो। उस आदमी ने बहुत शांति से मुझे बताया कि यही उसकी पत्नी है और उसकी तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। उस पल मेरे अंदर डर जरूर था, लेकिन डॉक्टर होने के नाते मेरी ट्रेनिंग ने मुझे मजबूर किया कि मैं उस डर को एक तरफ रख दूं। मैंने अपने बैग को खोला और बिना ज्यादा सवाल किए उसका चेकअप शुरू किया। जैसे ही मैंने उसकी नब्ज पकड़ी, मुझे एक पल के लिए अजीब सा झटका लगा, क्योंकि उसकी नब्ज सामान्य इंसानों से थोड़ी अलग लग रही थी, लेकिन मैं उसे ठीक से समझ नहीं पा रही थी। उसकी सांसों के साथ कमरे में फैली खुशबू और गहरी हो जाती थी और मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे मेरा सिर हल्का हो रहा है। इलाज के दौरान कई बार मेरी नजर उस आदमी पर चली जाती थी जो कमरे के कोने में खड़ा था। वो अपनी आंखें बंद किए हुए किसी अजीब सी भाषा में बहुत धीरे धीरे कुछ बुदबुदा रहा था। वो शब्द न तो हिंदी थे, न उर्दू, न अरबी और न ही किसी ऐसी भाषा जैसे मैंने कभी सुना हो। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि शब्द साफ सुनाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उनके साथ एक अजीब सी गूंज कमरे में फैल रही थी। जब भी मुझे किसी दवा, इंजेक्शन या उपकरण की जरूरत पड़ती, मैं बस मुंह से उसका नाम लेती थी। मैंने नोटिस किया कि हर बार वो आदमी बिना कुछ पूछे तुरंत कमरे से बाहर चला जाता था। सबसे अजीब बात यह थी कि वो मुश्किल से 1 या 2 मिनट में वापस लौट आता था और उसके हाथ में वही चीज होती थी जिसकी मुझे जरूरत थी। मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि इतनी सुनसान और अजीब जगह पर वो हर मेडिकल सामान इतनी जल्दी कहां से ला रहा है। इलाज करते समय कई बार मुझे ऐसा लगा जैसे वो गर्भवती औरत दर्द में कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसके होठों से आवाज निकल ही नहीं पा रही थी। उसकी आंखें खुलती थीं और सीधे मेरी तरफ देखती थी, लेकिन उस नजर में इंसानी घबराहट से ज्यादा कुछ और ही था। लगभग 1 घंटे तक मैं लगातार उसका चेकअप और इलाज करती रही और उस पूरे समय मेरे अंदर एक अजीब सा दबाव बना रहा। इलाज के आखिरी हिस्से में मैंने महसूस किया कि उसकी सांसें पहले से ज्यादा स्थिर हो रही हैं और उसके चेहरे का तनाव धीरे धीरे कम होने लगा है। कुछ देर बाद उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, जिसे देखकर मुझे पहली बार थोड़ी राहत महसूस हुई। उस औरत ने बहुत धीमी आवाज में अपने पति की तरफ देखा और उसे बताया कि अब उसे पहले से बेहतर लग रहा है। ये सुनते ही वो आदमी मेरी तरफ मुड़ा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वो बार बार मेरा धन्यवाद करने लगा और उसकी आवाज में ऐसी श्रद्धा थी जैसे मैं कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि कोई बहुत बड़ा एहसान करने वाली हूं। उस पल मुझे एहसास हुआ कि चाहे वो जगह कितनी भी अजीब क्यों न हो और चाहे वो लोग इंसान हो या कुछ और, उस औरत की जान सच में मेरे इलाज से जुड़ी हुई थी। लेकिन उसी के साथ मेरे मन में ये डर भी गहराने लगा कि मैं जितनी देर यहाँ रुकूंगी, शायद मेरे लिए वापस जाना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। इलाज पूरा होने के बाद मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट भर गई थी, क्योंकि मुझे साफ महसूस होने लगा था कि मैं जितनी देर वहां रुकूंगी उतना ही उस जगह से निकलना मुश्किल होता जाएगा। मैंने उस आदमी से कहा कि अब उसकी पत्नी की हालत स्थिर है और अब मुझे तुरंत अपने घर वापस जाना चाहिए। मेरी आवाज भले ही शांत लग रही थी, लेकिन अंदर से मैं बुरी तरह कांप रही थी। उस आदमी ने मेरी बात सुनी और बिना किसी बहस के बहुत शांति से सिर हिला दिया। उसने कहा कि वो मुझे वापस उसी जगह तक छोड़ देगा
जहां से हम आए थे। हम दोनों महल से बाहर निकले और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर उस सफेद महल की तरफ देखा, मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वो इमारत धुंध में घुल रही हो। मैंने दोबारा पीछे देखने की हिम्मत नहीं की और चुपचाप उसके पीछे पीछे चलती रही। कुछ ही पलों में हम फिर से उसी विशाल पेड़ के सामने खड़े थे, जिसके तने में वो काला छेद था। उस जगह पहुंचते ही मेरे शरीर में फिर वही सिहरन दौड़ गई, जैसे मेरा शरीर पहले ही जानता हो कि यहां कुछ ठीक नहीं है। उस आदमी ने मुझे छेद के पास रोक दिया और पहली बार उसने मेरी आंखों में सीधे नजर डाली। उसकी आंखों में उस समय एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो मेरे अंदर तक झांक रहा हो। उसने अपनी उंगली से एक अंगूठी उतारी और मेरी हथेली पर रख दी। वो अंगूठी भारी थी और उसमें जड़ा लाल रंग का पत्थर हल्की रोशनी में भी चमक रहा था। जैसे ही वो अंगूठी मेरी त्वचा से लगी, मुझे अपनी हथेली में हल्की सी गर्माहट महसूस हुई, जो धीरे धीरे पूरे हाथ में फैल गई। उसने मुझसे कहा कि ये मेरी मदद के बदले एक छोटा सा तोहफा है और मुझे इसे संभाल कर रखना चाहिए। मैंने पहले मना किया, क्योंकि मेरे अंदर डर था कि उस अंगूठी के साथ कुछ और भी जुड़ा हो सकता है। लेकिन उसने बहुत सख्त लहजे में कहा कि इसे लेने से मैं इनकार नहीं कर सकती। उसके बाद उसने बस इतना कहा कि अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है और मैं सुरक्षित अपने घर पहुंच जाऊंगी। अगले ही पल उसने छेद की तरफ इशारा किया और जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, सब कुछ फिर से घूमने लगा। जब मैं बाहर निकली तो मैं उसी जंगल में खड़ी थी। अंधेरी रात, ठंडी हवा और वही सन्नाटा मेरे चारों तरफ मौजूद था। मेरी कार वहीं खड़ी थी और घड़ी में देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे बहुत कम समय ही बीता हो, जबकि मुझे लग रहा था कि मैं घंटों वहां रही हूं। मैं कांपते हाथों से गाड़ी में बैठी और बिना पीछे देखे सीधे अपने क्वार्टर की तरफ निकल गई। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सो पाई और हर थोड़ी देर में अंगूठी को देखकर ये यकीन करने की कोशिश करती रही कि जो कुछ हुआ था वो कोई सपना नहीं था। अगली सुबह मैं सीधे अस्पताल पहुंची और सलीम अंसारी को सारी बात विस्तार से बता दी। जब मैंने उन्हें वो अंगूठी दिखाई तो उनका चेहरा अचानक गंभीर हो गया और उन्होंने तुरंत वो अंगूठी मेरे हाथ से हटा दी। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में मुझसे कहा कि जिसे मैं इंसान समझ रही थी वो इंसान नहीं था। उन्होंने बताया कि वो एक जिन था जिसे इलाके के कई पुराने लोग पहले भी जंगल के आसपास देख चुके हैं। सलीम अंसारी ने कहा कि वो जिन किसी को बेवजह नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन उसकी दुनिया हमारी दुनिया से अलग है। उन्होंने मुझे समझाया कि शायद उसने मुझे अपनी बहन की तरह समझा, इसलिए उसने न तो मुझे नुकसान पहुंचाया और न ही मुझे वहां रोका। उन्होंने ये भी कहा कि ये अंगूठी शायद इसलिए दी गई है ताकि अगर कभी मुझे उसकी जरूरत पड़े तो वो मेरी मदद कर सके। उनकी बातें सुनकर मेरे अंदर डर और राहत दोनों एक साथ भर गए, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया था कि उस रात जो हुआ था वो मेरी कल्पना नहीं थी। उस घटना के बाद मैं कभी पहले जैसी नहीं रह पाई। भले ही बाहर से देखने पर मैं बिल्कुल सामान्य दिखती रही। लोगों को लगता था कि मैं बस काम की वजह से थकी हुई हूं, लेकिन असल में मेरे अंदर कुछ टूट चुका था जिसे मैं खुद भी ठीक से समझ नहीं पा रही थी। रात होते ही मेरे भीतर एक अजीब सा डर बैठ जाता था और जैसे जैसे अंधेरा गहराता, मेरी सांसें भारी होने लगती थी। मुझे नींद आनी लगभग बंद हो गई थी और जब कभी नींद आती भी तो वो बहुत हल्की और डरावनी होती थी। हर रात मुझे वही जंगल, वही पेड़ और वही सफेद महल सपने में दिखाई देता था, जैसे वो जगह मुझे भूलने नहीं देना चाहती हो। कई बार नींद से अचानक जागने पर मुझे ऐसा महसूस होता था कि कोई मेरे कमरे में खड़ा है और मुझे चुपचाप देख रहा है। मैं तुरंत लाइट जला देती थी, लेकिन कमरा हमेशा खाली ही मिलता था। मैं अंगूठी को अपने बैग में रखकर अस्पताल ले जाती थी,
लेकिन हर बार उसे देखते ही मेरे हाथ अपने आप कांपते लगते थे। कुछ दिनों बाद मैंने उस अंगूठी को अपने घर में रखना भी बंद कर दिया, क्योंकि मुझे लगता था कि वो किसी तरह मुझे देख रही है। अस्पताल में काम करते हुए भी मेरा ध्यान बार बार भटक जाता था और कई बार मैं बिना वजह चौंक जाती थी। सलीम अंसारी मेरी हालत समझ चुके थे, लेकिन वो मुझसे ज्यादा कुछ पूछते नहीं थे। जैसे वो जानते हो कि कुछ बातें पूछने से बेहतर है अनकही ही रहे। कुछ ही दिनों के अंदर मुझे साफ एहसास हो गया कि अगर मैं उस जगह पर और रुकी तो शायद मैं मानसिक रूप से पूरी तरह टूट जाऊंगी। मैंने बिना किसी को ज्यादा वजह बताए अपना ट्रांसफर करवाने के लिए आवेदन कर दिया। जब मेरा ट्रांसफर अप्रूव हुआ तो मुझे राहत के साथ साथ एक अजीब सा खालीपन भी महसूस हुआ। उस कॉलोनी और अस्पताल को छोड़ते समय मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने देखा तो शायद मैं फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। नई जगह, नया अस्पताल और नई जिंदगी शुरू करने के बावजूद वो घटना मेरा पीछा नहीं छोड़ पाई। आज भी मैं एक डॉक्टर हूं और आज भी मेडिकल साइंस पर भरोसा रखती हूं, लेकिन अब मेरा भरोसा अंधा नहीं रहा। मैं जान चुकी हूं कि हर चीज का जवाब किताबों में नहीं मिलता और हर दर्द का इलाज दवाओं से नहीं होता। कई बार जब कोई मरीज बिना किसी मेडिकल वजह के अजीब बातें करता है तो मैं उसे नजरअंदाज नहीं करती। आज भी जब मैं देर रात अस्पताल के गलियारों में अकेली चलती हूँ तो मुझे कभी कभी वही ठंडी हवा महसूस होती है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी दूर की दुनिया से कोई मुझे याद कर रहा हो। मैं अब भी ये तय नहीं कर पाई हूं कि उस रात जिसकी मैंने मदद की थी वो औरत इंसान थी या कुछ और। मैं ये भी नहीं जानती कि उस आदमी को सच में मेरी जरूरत थी या वो बस मुझे अपनी दुनिया दिखाना चाहता था। लेकिन एक बात मैं पूरे यकीन से जानती हूँ कि उस रात अगर मैंने एक डॉक्टर की तरह अपना फर्ज न निभाया होता तो शायद मैं आज जिंदा ही न होती। आज भी मैं ये सोचती हूँ कि अगर एक जिन को अपनी पत्नी के इलाज के लिए एक इंसानी डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है तो इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ और हमारी हिम्मत दोनों से बाहर है। और शायद सबसे डरावनी बात यह है कि वो दुनिया आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है, बस हमारी दुनिया से कुछ कदम दूर। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।